Hi students, here's a new chapter for you that we are going to begin. Let's study and revise. Okay, so here we have the first question. Two friends, Veena and Meena, were discussing about the early economy. Right? Now this is a kind of case study question जिसमें आपको two persons given है and they are talking about a specific topic और आपको ये बताना है कि ये किस topic के बारे में बात कर रहे हैं, किस system के बारे में बात कर रहे हैं. Back then, when an individual who has a surplus of rice, okay, who has a surplus of rice, do searching the one whom she wishes to exchange for clothing. Okay, so now in this question they are saying वो एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसमें एक इंडिविजुअल है जिसके पास सरप्लस ऑफ राइस होता था एंड वो एक ऐसे पर्सन का सर्च करता था जो कि उसे क्लोथिंग के साथ एक्सचेंज कर ले उसके राइस को. ठीक है, सो दैट मीन्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी. यहाँ पे मनी की बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी, बिकॉज यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट सम एक्सचेंज सिस्टम. ठीक है, जिसमें एक आइटम को एक्सचेंज करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ द अदर आइटम. She above mentioned statement was given by Meena. Identify the name of that system that was she talking about. Okay. So now we will tell about the system. Money is not there क्योंकि यहाँ पे मनी की बात नहीं हो रही है. एक आइटम हम दूसरी आइटम के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं. So this kind of system is known as barter exchange economy. Barter exchange, barter system का मतलब होता है when there are double coincidence of wants. मतलब एक ही टाइम पे दो लोगों को दो अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है एंड मेरे पास जो है वो मैं सामने वाले पर्सन के साथ शेयर करूंगी एंड जो उसके पास है वो मेरे साथ शेयर करेगा. सो दिस इज हाउ वी विल फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. राइट, हम उनको दे देंगे और वो हमें दे देंगे एंड विदाउट मनी वी कैन फुलफिल आवर नीड्स. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Now, next question is, if you withdraw rupees 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be what? Now they are saying कि अगर हम अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से या कोई भी हमारा अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट ऑल्सो दे कैन से इन दिस क्वेश्चन, आपने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपीस कैश विदड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, तो वो यही बोल रहे हैं कि इसमें आपने अब बताना है कि इसका हमारी मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है, जो सर्कुलेशन है मनी की, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो मेनी स्टूडेंट्स विल थिंक कि अगर हमने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, बट नो, दिस इज नॉट द आंसर. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिमेन अनचेंज्ड. नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इससे आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि अगर आपने अपने नॉर्मल अकाउंट में से कुछ कैश विड्रॉ कर लिया तो उसका हमारी इकोनॉमी की मनी सप्लाई पे नो इफेक्ट. There will be no effect on the money supply in the economy. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ये मनी मैंने विड्रॉ कर ली है then it means कि मुझे इस मनी की नीड है, मैंने इस मनी को कहीं और यूज कर दिया. ठीक है, दैट मीन्स वो मनी विड्रॉ करके मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दी मे बी, और मे बी मैंने कहीं इसकी कोई कंजम्पशन कर ली, मैंने यूज कर लिया इस मनी को. दैट मीन्स दिस मनी इज स्टिल इन सर्कुलेशन. ये इकोनॉमी में सर्कुलेशन में अभी भी है. सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि मनी विड्रॉ कर ली है, दैट डजंट मीन कि अब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कि मैंने अगर मनी अपनी निकाल ली तो मनी सप्लाई कम हो गई. नो, बिकॉज ये जो मनी निकाली गई है ये अभी भी पूरी इकोनॉमी में मेरे थ्रू घूमती रहेगी क्योंकि मैं इस मनी को यूज करने वाली हूँ. आई हैव विड्रॉन दिस मनी बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज इट फॉर माई यूज, फॉर माई पर्सनल यूज. तो ये मनी अभी भी इकोनॉमी की सर्कुलेशन में है. सो इट मीन्स दैट the money supply will remain unchanged. Money supply पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Right? Okay. So now this is a question of match the following. Column 1 and column 2 को match करना है. Okay. So यहाँ पे अब क्या आएगा कि मनी डिमांड, करेंसी नोट्स, टोटल वैल्यू एंड डिमांड. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सीखने हैं. ये फिएट मनी है, FIAT, फिएट मनी. राइट, सो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं. अब मैं पहले ही कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली मैच.
सबसे पहले फिएट मनी। फिएट मनी में हम क्या लेते हैं? फिएट मनी में हम लेते हैं हमेशा करेंसी, कॉइन्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। करेंसी वर्ड जो है वो फिएट मनी के लिए यूज होता है। जो नॉर्मली हम करेंसी यूज करते हैं, जो हम कॉइन्स यूज करते हैं, नोट्स यूज करते हैं, उसे हम फिएट मनी बोलते हैं, ठीक है। ये एक करेंसी और कॉइन्स के लिए एक काइंड ऑफ क्लब करके जो टर्म है वो है ये फिएट मनी। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कि मैं ये प्रेफर करती हूँ समटाइम्स कि मतलब मेरे पास जो मनी है वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज हैविंग a lot of property in his hand, but that doesn't mean that he is having liquid cash. तो यहाँ पे liquidity preference का मतलब है जब मैं ये प्रेफर करूंगी कि मेरे हैंड में liquid cash होना चाहिए, तो ये मेरी प्रेफरेंस है रिलेटेड टू मनी। स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, ये दोनों जो है इनके बीच में एक नॉर्मल सा डिफरेंस होता है, जिसमें हम स्टॉक वेरिएबल में ये देखते हैं वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं किसी चीज की वैल्यू को मेजर कर रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, राइट। और फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विच कीप्स ऑन फ्लोइंग, जिसमें मैं वैल्यू देख रही हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं जैसे वन ईयर के बाद या फिर मैं आफ्टर एवरी 6 मंथ्स में वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है, उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू एक टाइम पे नहीं कैलकुलेट होती, बार बार कैलकुलेट करनी पड़ती है, राइट। नाउ वी कैन हैव सम एग्जांपल्स हियर, जैसे स्टॉक वेरिएबल में मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल आएगा क्वांटिटी ऑफ मनी का। फॉर एग्जाम्पल मेरे हैंड में इस टाइम पे कितनी मनी है, ये क्या है? ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब जो चेंज नहीं होता, फ्लो का मतलब है जो डायनेमिक है, जो चेंज होता रहेगा। तो मेरे हैंड में जो अभी क्वांटिटी ऑफ मनी प्रेजेंट है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में देख रही हूँ, सो दैट इज अ स्टॉक वेरिएबल। एंड फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर दैट वी कैन यूज इज इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने अपनी मनी कहीं पर भी इन्वेस्ट करी है, आई विल नॉट कैलकुलेट द रिटर्न्स जस्ट वंस, मैं उसके रिटर्न को टाइमली कैलकुलेट करती रहूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उस इन्वेस्टमेंट को 1 ईयर के लिए करा है एंड क्वार्टरली करा है, देन आफ्टर एवरी क्वार्टर आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ माई रिटर्न्स। तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके, नाउ लेट्स मैच। सबसे पहले मनी डिमांड। मनी डिमांड, करेंसी नोट्स एंड कॉइन। सबसे पहले हम करेंसी नोट्स को देखते हैं, हमने अभी पढ़ लिया। टू का तो डेफिनेटली वन है, क्योंकि फिएट मनी में हम करेंसी नोट्स ही लेते हैं। अब इन केस ऑफ सच क्वेश्चंस हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं पता कि इसमें हम कैसे इसको फाइंड आउट करें, यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। जैसे कि आप इसको लेके श्योर हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट, टू का तो वन है पक्का, दैट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी भी हो गया, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, क्योंकि टू का ऑप्शन नंबर वन है, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन रिड्यूस योर कंफ्यूजन। अब आगे चलते हैं और देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। देन वी हैव मनी डिमांड, डिमांड फॉर मनी बैलेंस, ओके। अब यहाँ पे मनी डिमांड का मतलब है एक टाइम पे मैं कितनी मनी डिमांड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी डिमांड कितनी है मनी को लेकर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम चेक करते हैं तो वो होती है स्टॉक वेरिएबल। तो मनी डिमांड यहाँ पे स्टॉक वेरिएबल है। वन का थ्री हो गया, टू का वन। ओके, लेट्स गो फर्दर। टोटल वैल्यू ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। टोटल वैल्यू ऑफ मनी ट्रांजेक्शन मतलब टोटल वैल्यू मैं यहाँ पे देख रही हूँ। टोटल वैल्यू मतलब मुझे यहाँ पे बार बार कैलकुलेट करनी पड़ी, ठीक है। अगर मैंने कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पूरा साल करी है, तो मैं अगर क्वार्टरली उसको ऐड कर रही हूँ, दैट मीन्स दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, मैं बार बार उसकी वैल्यू को निकाल के ऐड कर रही हूँ। सो दिस इज थ्री will match with fourth. And demand for money balance, demand for money balance में आएगा liquidity preference, that is, मैंने आपको अभी बताया मनी बैलेंस मतलब कि जो हमारे हाथ में जो लिक्विड कैश है, अगर मैं उसकी डिमांड कर रही हूँ, तो दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। सो फोर विल मैच विद टू, राइट। सो विद दिस वी हैव लर्न फोर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसमें स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, ये दोनों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, विच आई हैव टोल्ड।
फिएट मनी इज अ सेपरेट टर्म जो हम करेंसी और कॉइन्स के लिए यूज करते हैं, एंड लिक्विडिटी मींस लिक्विड कैश, कैश इन हैंड कितना हम डिमांड करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, read the following statement carefully and choose the correct alternative given below about GDP deflator. Now this is a term GDP deflator जो हम किसके लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टू चेक, टू कैलकुलेट कि इन्फ्लेशन कितनी हुई है फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर, कितनी इन्फ्लेशन हुई है इकोनॉमी में, उससे हम ये चेक करते हैं. वैल्यू, जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी इंक्रीज हुई है. फॉर एग्जांपल मैं 2 इयर्स कंसिडर कर रही हूँ, 2001 एंड 21. आई एम टेकिंग कि 2001 में जो जीडीपी था और जो 2021 में जीडीपी था उसके बीच में डिफरेंस चेक कर रही हूँ, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, राइट. It helps in identifying how much price have inflated over a specific period of time. This is completely correct. इसमें हम inflation. Whenever you read the term GDP deflator, आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए inflation. ठीक है, this is enough for you. आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं inflation का हिंट मिल जाएगा, like हमें यहाँ पे मिल गया inflated. Then statement 2. Formula to calculate GDP deflator is nominal GDP upon real n upon r into 100. ठीक है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला जिसमें हम नॉमिनल जीडीपी को रियल से डिवाइड करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारे पास परसेंटेज में कुछ वैल्यू आ जाती है. सिंस वी आर मल्टीप्लाइंग विद 100 तो हमारा आंसर यहाँ परसेंटेज में आएगा. ओके, नाउ आई अगेन टेक दिस कॉन्सेप्ट. मैं एक बार नॉमिनल और रियल का कॉन्सेप्ट लूंगी एंड आपको एक बार इसकी डिटेल्स बता देती हूँ. नॉमिनल एंड रियल में क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी मींस जिसमें हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जीडीपी जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं एट करंट प्राइसेस. करंट प्राइसेस मतलब आज के जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके बेसिस पे. बट वन डिसएडवांटेज जो यहाँ पे होती है वो है इन्फ्लेशन को मैं कंसिडर नहीं करती. यहाँ पे मैं ये नहीं देख रही हूँ कि इन्फ्लेशन कितनी है. फॉर एग्जाम्पल मैं जीडीपी को देख के खुश हो रही हूँ कि हमारे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए, हमारी ओवरऑल जो इनकम है कंट्री की वो भी इंक्रीज हो गई, राइट. बट आई एम नॉट टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट. तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो इन्फ्लेशन भी उतनी ही इंक्रीज हुई है. ठीक है, सो एक कंट्री के लिए अगर इन्फ्लेशन हो रही है और साथ में प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं देन इसमें कोई बेनिफिट नहीं है. तो नॉमिनल में हम सिर्फ जीडीपी चेक करते हैं करंट प्राइसेस पे एंड इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते. सिमिलरली इन रियल जीडीपी, अब हम रियल में क्या करते हैं, जीडीपी हम देखते हैं एट कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर के प्राइसेस लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपैरिजन कर रही हूँ 2021 का एंड मैंने अपना बेस ईयर 2001 लेके रखा है एंड मैं उसके कंपैरेटिवली चेक कर रही हूँ दैट व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंजेस हुए हैं प्राइसेस में. ठीक है, जनरल प्राइस लेवल में या फिर इनकम में. यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन को कंसिडर करती हूँ. दैट मीन्स दिस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ जीडीपी. रियल जीडीपी में मैं इन्फ्लेशन को कंसिडर करती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो रही है वैसे वैसे अगर मेरा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है देन इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कंट्री का. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एंड आर, दैट इज नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. एंड इन दोनों को जब हम एक साथ कंसिडर करते हैं तो हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं. Okay, so since I've explained the whole concept, so from these two statements, we can say that both statements are true. Identify which one of the following is true about bonds. अब bonds basically क्या होते हैं, एक document होता है, ठीक है, जिसमें जो हम लाइक इट इज यूज फॉर इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी में कुछ मनी इन्वेस्ट करी एंड आई विल गेट अ बॉन्ड इन रिटर्न फॉर दैट. वो एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसपे सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी है एंड मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा. बट यहाँ पे एक पॉइंट क्या होता है कि इंटरेस्ट ना यहाँ पे वेरी कर सकता है. इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता यहाँ पे. जब मेरे मेच्योरिटी डेट आती है, मेच्योरिटी डेट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के लिए करी तो मेच्योरिटी डेट के टाइम पे इंटरेस्ट वेरी कर सकता है. हो सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मुझे कंपनी ने 10% प्रॉमिस करा हो बट एट द एंड एट द मेच्योरिटी डेट मुझे सिर्फ 7% मिल रहा है. सो दिस इज पॉसिबल. तो इसका मतलब यहाँ पे रिस्क भी होता है, रिस्क फैक्टर यहाँ प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये कौन इशू करती है, कंपनी या कोई भी अथॉरिटी. ठीक है, इशू करती है. एंड
ये ट्रेडेबल होते हैं मार्केट में, ट्रेडेबल है तभी तो मैं परचेज कर पा रही हूँ। नॉर्मल पब्लिक इसको परचेज कर सकती है, परचेज इन द सेंस यू कैन से इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। ओके एंड यहाँ पे व्हाट एल्स, यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं होता हमें कि हमें इमीडिएट रिटर्न मिलेगी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि यू विल गेट दिस मच अमाउंट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है अबाउट बॉन्ड्स। ट्रू वाली देखते हैं। बॉन्ड्स आर पेपर बियरिंग, bonds are paper that is bearing the promise of immediate stream of monetary return। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे कोई प्रॉमिस करा गया है कंपनी के थ्रू, नो। These are issued by the public, no। यहाँ पे by की जगह for होना चाहिए था, for the public। ये for the public होते हैं, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। They are tradable in the market, yes they are tradable, that is why general public can buy them। and non riskier तो बिल्कुल नहीं है, इसमें risk factor होता है, I have told already, right? So C option is my correct answer। Identify among the following which data is capital loss। कैपिटल लॉस का क्या मतलब होता है और रेवेन्यू लॉस का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू लॉस का मतलब होता है जो मुझे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लॉस हो रहा है, राइट? और एंड जो रिलेटेड भी शॉर्ट पीरियड से ही है। शॉर्ट पीरियड मेरा कितना होता है? अप टू 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक। ठीक है, अगर मैंने किसी चीज में इन्वेस्ट करा और मैंने सिर्फ 1 ईयर के लिए करा, उसमें अगर मुझे कोई लॉस हो गया थोड़ा बहुत, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू लॉस। मतलब इसमें सिर्फ 6 मंथ से 1 ईयर की बात होती है। लेकिन अगर मैंने कोई बहुत लंबी टाइम तक परचेज करी है कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी आई हैव परचेज फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो उन 10 ईयर्स में जो मुझे लॉस हुआ है वो क्या है? मेरा कैपिटल लॉस है। अगर मैंने कोई बड़ी आइटम परचेज करी है एंड एकदम से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, तो वो काउंट होती है कैपिटल लॉस में। So now let's read the options। Sudden depreciation of value of property in the market। ठीक है, प्रॉपर्टी हम कभी भी 1-2 साल के लिए परचेज नहीं करते, वो थोड़े ज्यादा टाइम के लिए होती है। ओके लेट्स गो फर्दर, फिर देखते हैं इसका आंसर। राइज इन बॉन्ड प्राइस ऑफ द बॉन्ड होल्डर। ठीक है, बॉन्ड होल्डर का जो बॉन्ड का प्राइस है वो राइज हो गया। ये भी शॉर्ट टर्म में कंसिडर होता है क्योंकि बॉन्ड्स हम मोस्टली 5 to 10 ईयर्स में कंसिडर नहीं करते। दिस इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, when people expect interest rate of bonds to rise in the future, तो ये तो बेनिफिट है, ये प्रॉफिट है मुझे, ये प्रॉफिट है, इसमें लॉस होगा ही नहीं। सो दिस इज आल्सो नॉट राइट एंड नन यहाँ पे नहीं है बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर। एकदम से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट और रेवेन्यू एसेट में भी यही डिफरेंस है, कैपिटल एसेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर मेरे कैपिटल एसेट की वैल्यू मेरी एकदम से बहुत ज्यादा कम हो गई तो मुझे कैपिटल लॉस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का क्या मतलब है? बैंकर्स बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक का भी बैंक है ये। मतलब बैंकर, एक बैंकर है उसका भी जो बैंक होता है उसको हम आरबीआई बोलते हैं। विच ऑल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्लेन्स अबाउट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई की वन ऑफ द फंक्शंस में ये आता है कि वो बैंकर्स बैंक है, ठीक है। तो इसमें से आपको ये बताना है दैट विच इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई विच इज रिलेटेड टू बैंकर्स बैंक। यहाँ पे जो आपको सारी स्टेटमेंट्स गिवन है सारे एक्चुअली फंक्शंस ही है आरबीआई के, बट इनकी ब्रॉड हेडिंग्स डिफरेंट है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस ब्रॉड हेडिंग के अंडर आएगा, बैंकर्स बैंक के अंडर। लेट्स सी। RBI comes to rescue of commercial bank though charges high rate of interest. Then RBI has the sole right to issue currency note। करेंसी नोट की जो इशू होती है वो हम इसमें बोलते हैं करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, CIA। ठीक है, सो ये इस फंक्शन से रिलेटेड है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू बैंकर्स बैंक। आरबीआई बाय एंड सेल करता है फॉरेन करेंसी को, ये इसके अदर फंक्शंस में आता है जिसमें ये फॉरेन मार्केट में डील करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड, ये फॉरेन मार्केट वाला फंक्शन आ गया अदर फंक्शंस में। एंड आरबीआई टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएटेड। ये जो फंक्शन है ये आता है क्रेडिट क्रिएशन में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन।
तो ये तीनों जो फंक्शंस हैं ये तीनों की ब्रॉड हेडिंग्स डिफरेंट है. सो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर, जिसमें आरबीआई हमेशा कॉमर्शियल बैंक को रेस्क्यू, हमेशा सेव करने के लिए रेडी होता है. हाउ? इफ अ कॉमर्शियल बैंक्स नीड अर्जेंट मनी, तो वो अर्जेंट मनी आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, बट समटाइम्स आरबीआई चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बिकॉज आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ऑल्सो इन द इकोनॉमी. ठीक है, अगर आरबीआई ये चाहता है कि क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल होनी चाहिए इकोनॉमी में, सो दे विल चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक. ये चीज ठीक है कि हाई रेट इंटरेस्ट करते हैं, बट मेन पॉइंट यहाँ पे रेस्क्यू है कि हमेशा सेव करने के लिए रेडी होते हैं. दैट मीन्स ये बैंकर्स बैंक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये बैंकर का भी बैंक है. Match the correct answer. Again, we have a match the following question. Now, this question is related to the money supply. मनी सप्लाई की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि मनी सप्लाई में हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं कि मनी सप्लाई किस किस फॉर्म में हमें दिखती है इन द इकोनॉमी. ठीक है, नैरो का मतलब होता है वेरी शॉर्ट, काफी कम, जिसकी ज्यादा मतलब विड्थ नहीं है, जिसमें ज्यादा चीजें इंक्लूड नहीं होती. राइट, सो नैरो का आंसर हमें यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट. इसमें नॉर्मल करेंसी आती है एंड डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट मीन्स जो कस्टमर्स सडनली डिमांड करते हैं, तो उसके लिए भी ये कुछ डिपॉजिट रखते हैं अपने पास बैंक्स. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द नैरो मनी, जो बैंक्स अपने पास रखते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ब्रॉड मनी. पहले मैं नैरो एंड ब्रॉड को ही पिक कर रही हूँ. ब्रॉड मनी, अब नैरो का मतलब था बहुत कम चीजें इसमें आ रही थी, स्मॉल. ठीक है, जिसकी विड्थ भी काफी कम थी. ब्रॉड का मतलब है लार्ज. ब्रॉड का मीनिंग यही होता है, लार्ज मतलब इसमें बहुत कुछ आएगा. ठीक है, बहुत कुछ में क्या क्या आ रहा है इसमें, M3 प्लस. M3 क्या है मैं बताती हूँ. टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग द एनएससी. इसमें एनएससी नहीं आते, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. ये भी बेसिकली एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होती है. राइट, सो इसमें ये इंक्लूड हम नहीं करते. इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आती है और टोटल डिपॉजिट्स उनके आ जाते हैं. M3 में जो जो चीजें आई थी वो सब भी आती है इसके अंदर. इसका मतलब ये बिल्कुल एंड वाला पॉइंट है. नैरो मनी हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, जिसमें सिर्फ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट आते हैं. ब्रॉड मनी हमारा लास्ट वाला पॉइंट होता है. सो लार्ज वाला मैच हो जाएगा विद दिस. तो इसका आंसर 3 है. 3 वाला इसके साथ मैच कर दिया मैंने, एंड 1 वाला 2 के साथ कर दिया. लेट्स सी, 1 का 2 है एंड 3 का 4 है. 1 का 2, तो ये ऑप्शन तो कट. 1 का 2 एंड 3 का 4, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर. इसमें 3 का 1 है. ठीक है, लेट्स कम बैक टू द अदर ऑप्शंस. मैंने आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड बताने के लिए आंसर बताया कि आप एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर दोगे अपने ऑप्शंस को. नाउ वी कम टू M2 एंड M3. अब हमने दोनों बाउंड्रीज कर ली. पहली वाली छोटी वाली बाउंड्री स्मॉल नैरो मनी वाली, एंड लास्ट में लार्ज वाली बाउंड्री भी हमने कर ली. अब बाउंड्री के बीच वाली आइटम्स रह गई हैं, दैट इज M3 एंड M2. अब M2 में एक्चुअली क्या आता है, M2 में आएगा M1. देखो M2 जो है वो M1 का ही नेक्स्ट स्टेप है. नैरो मनी को हम M1 बोलते हैं, राइट. ब्रॉड मनी को हम M4 बोलते हैं. ठीक है, M1, M2, M3, M4, वी हैव 4 काइंड्स ऑफ मनी सप्लाईज. ठीक है, M1 और 4 वी हैव स्टार्टेड. अब हम M2 पे आते हैं. M2 में क्या क्या आता है, M1 की चीजें भी आती है, मतलब ये कॉन्टिन्यूएशन में है. M1 में मतलब ये सब चीजें भी आएंगी. ठीक है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट भी आती है M2 में, और साथ में एक और चीज ऐड हो जाती है, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. नेक्स्ट वी कम टू M3. M3 में क्या आता है, M1 की चीजें आती हैं और नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स. टाइम डिपॉजिट का मतलब है एफडीज एंड ऑल. तो एफडीज एंड ऑल भी हम M3 में इंक्लूड करते हैं. राइट, अच्छा, इफ आई कैटेगराइज M1 एंड M4, M1 से लेके M4 के बीच में अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, M1 इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म. मोस्ट लिक्विड मतलब जो कि कैश के लिए है, जिसमें मोस्ट लिक्विड कैश प्रेजेंट होता है बैंक्स के पास. M4 इज द लीस्ट लिक्विड. इसमें लिक्विड कैश नहीं होता. ठीक है, ये इसमें वो कैश नहीं है जो कमर्शियल बैंक्स को इन हैंड उनके पास हो, वो M4 में नहीं होता. सो ये मोस्ट लिक्विड है, ये लीस्ट लिक्विड है.
right? Okay. Next, dash is the ratio of money held by the public in currency to that they hold in bank deposits. एक रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, वो रेशियो क्या है? held by the public in currency, पब्लिक के पास जो है अपनी मनी है जो उनके पास, ठीक है, पब्लिक करेंसी जो हमारे पास हमारी मनी है पर्सनल, टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स, और कितनी मनी हम बैंक में रखते हैं, ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स में हम कितनी मनी होल्ड करके रखते हैं, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? दे आस्किंग यू दिस, राइट? तो इससे पता क्या चलता है कि हमारी कितनी मनी हम बैंक्स में रख रहे हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, बिकॉज नाउ डेज अब आजकल हम क्या देखते हैं कि सबके हम सबके अकाउंट्स खुले होते हैं, राइट? एंड वी जस्ट प्रेफर टू हैव आवर ट्रांजेक्शंस थ्रू अकाउंट्स ओनली, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है कि हमारे पास इन हैंड कितनी कैश है और बैंक्स में कितनी कैश डिपॉजिटेड है, इसको हम बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जो हमें ये बताती है कि पब्लिक के पास कितनी करेंसी उनके घरों में पड़ी है, ठीक है, हाउ मच करेंसी दे आर हैविंग एट देयर होम्स और एज कैश, और कितनी करेंसी वो बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, तो इसको हम करेंसी डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। कमिंग टू ऑल द अदर थ्री ऑप्शंस, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है द मनी दैट द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद देमसेल्व्स, अपने पास उन्हें कितनी मनी रखनी पड़ती है फॉर इमरजेंसी, ठीक है, फॉर इमरजेंसी और फॉर सच यूजेस, कोई भी अगर उन्हें कोई फ्यूचर रिक्वायरमेंट है मनी की, या फिर एकदम से इमरजेंसी कुछ कैश चाहिए, तो वो कुछ रिजर्व अपने पास रखते हैं, एंड ये रिजर्व की परसेंटेज आरबीआई ही डिसाइड करता है, राइट? दिस परसेंटेज इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई कि वो कितना मनी अपने पास रखेंगे। सिमिलरली जो कैश रिजर्व रेशियो है इसका ऑपोजिट है। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है विद आरबीआई, अब कुछ मनी कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखनी पड़ती है एज रिजर्व, ठीक है, अपने ही डिपॉजिट्स का, जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के पास, उसका कुछ पोर्शन वो आरबीआई के पास रखते हैं, राइट? तो इसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, आपको लग रहा होगा ये क्या होता है, ये सीआरआर का ही सेकेंड नेम है, ये सीआरआर है, इसको हम सीआरआर बोलते हैं, इसको हम एसएलआर बोलते हैं। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म दैट यू कैन गेट इन योर एग्जाम। तो इनकी फुल फॉर्म्स ये हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको करंट रेट्स भी पता होने चाहिए कि एज पर 2021 एसएलआर और सीआरआर की करंट रेट्स क्या है। CRR is 4%, ठीक है, एंड SLR is 18%, मतलब अपने डिपॉजिट्स का 18% जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने पास रखेंगे, ठीक है, एज रिजर्व, और कैश रिजर्व रेशियो 4% है, इसका मतलब अपने डिपॉजिट्स का कुछ छोटा सा पोर्शन 4% को आरबीआई के पास रखेंगे, राइट? सो दीज आर द करंट रेट्स एज पर 2021, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 2021 के, ओके। From the following options, which one constitutes as liability of commercial banks? Liability का मतलब होता है kind of burden. Burden जो, for example, I have taken some money, ठीक है, मैंने अपने किसी फ्रेंड से कुछ मनी बोरो करी है, तो वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है बिकॉज आई हैव टू रिटर्न दैट मनी इन सम टाइम। तो वो पूछ रहे हैं इनमें से बताओ कि कॉमर्शियल बैंक्स की लाइबिलिटी कौन सी है। अगर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो वो क्या है, उन्हें अपनी मनी का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रख दिया, इसका मतलब वो जब चाहे आरबीआई से अपना वो मनी वापस ले सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, काइंड ऑफ एसेट है, ठीक है, ये उनकी लाइबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है इस चीज का कि उन्हें देनी पड़ेगी, नो, उनके पास बल्कि बेनिफिट है, दे कैन टेक मनी बैक एनी टाइम। लोन्स, अब यहाँ पे लोन्स जो है जो वो प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, कमर्शियल बैंक्स जो लोन्स देते हैं पब्लिक को, वो उनका एसेट है, बिकॉज पब्लिक को वो लोन रिटर्न करने पड़ेंगे टू द कमर्शियल बैंक्स इन सम टाइम, तो ये भी क्या है, सो एसेट। वॉल्ट कैश, वॉल्ट कैश का मतलब होता है वो कैश जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं फॉर
देयर डेली ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कुछ कैश उनके पास होता है इन हैंड, तो उसको हम वॉल्ट कैश बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो एन एसेट. उन्हें ये कोई बर्डन नहीं है कि उन्हें किसी को रिटर्न करना है या समथिंग. डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज द करेक्ट आंसर हियर. डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, फॉर एग्जाम्पल अगर पब्लिक ने अपने पैसे एज एफडी डिपॉजिट करे हुए हैं बैंक में, तो बैंक हैज टू रिटर्न दैट मनी इन 5 years 10 years डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर. फॉर एग्जाम्पल मेरी एफडी 5 years की है, तो मुझे 5 years के बाद मेरी मनी वापस मिल जाएगी. सो बैंक के पास ये एक लाइबिलिटी की तरह रहती है. बैंक के माइंड में ये टेंशन रहती है कि उन्हें 5 years के बाद ये पैसा रिटर्न करना है पब्लिक को. सो ये क्या है? डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इज अ लाइबिलिटी. Identify which of the following bank does not interact directly with the general public. RBI is the central bank of India, ठीक है? And central bank, being the central bank, RBI does not interact with the general public. RBI की interaction सिर्फ commercial banks के साथ होती है and commercial banks की interaction public के साथ होती है, right? So directly RBI public के साथ related नहीं होता. Central bank है, सो सेंट्रल बैंक बीइंग द हाईएस्ट अथॉरिटी, तो ये डायरेक्टली डील नहीं करते जनरल पब्लिक के साथ. Among which of the following is the quantitative measure taken by RBI to control inflation? ये मैंने क्लियर कर दिया. सीआरआर क्या होता है? जो वो आरबीआई के पास रखते हैं मनी, ठीक है. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इसमें हम करते हैं परचेजिंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है. अब ये परचेजिंग और सेलिंग कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कम करना है. इन्फ्लेशन को कम करना है, दैट मीन्स उन्हें लोगों की डिमांड को भी कम करना है, ठीक है. बिकॉज इन्फ्लेशन एक्चुअली होती कब है? इन्फ्लेशन तब होती है व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई. तो ये बेसिकली इन्फ्लेशन में रिजल्ट करती है ये सिचुएशन, राइट. अगर मुझे इन्फ्लेशन कम करनी है तो डिमांड कम करनी पड़ेगी पहले. तो आरबीआई हैज टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी. डिमांड को रिड्यूस करने के लिए मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा इकोनॉमी में. जितनी कम मनी होगी लोगों के हाथों में, या फिर मनी सप्लाई जितनी कम होगी, उतनी ही लोग कम डिमांड करेंगे. एंड मनी सप्लाई कब होगी? जब हम लोगों से मनी ले लेंगे, टेक फ्रॉम पब्लिक. अगर आरबीआई किसी तरह से लोगों से पैसा ले लेंगे, दैट मीन्स वो मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सकते हैं. एंड मनी वो लेंगे कब? जब वो सिक्योरिटीज सेल करेंगे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज से क्या होता है? मनी सप्लाई कम हो जाती है. ये कैसे कम हुई? जैसे अगर मैंने सिक्योरिटीज सेल करी, सिक्योरिटीज पब्लिक के हैंड में जाएंगी एंड पब्लिक विल गिव मी कैश. तो आरबीआई रिसीव करती है कैश पब्लिक से, एंड पब्लिक के पास कैश कम हो गया क्योंकि उनका सारा कैश मेरे पास आ गया. तो सिंस पब्लिक इज शॉर्ट ऑफ कैश नाउ, तो वो डिमांड उतनी नहीं करेंगे, ठीक है. डिमांड कम हो गई. सिमिलरली उससे फिर मनी सप्लाई भी रिड्यूस हो गई एंड उससे इन्फ्लेशन भी कम हो गई. सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. क्वांटिटेटिव मेजर उन्होंने पूछे हैं. क्वांटिटेटिव मेजर सिर्फ ए एंड बी है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. कैश रिजर्व रेशियो परसेंटेज में होती है, आपको मैंने बताया अभी, ठीक है. एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं. एंड मॉरल सुएशन का क्या मतलब होता है? जस्ट एन एडवाइस, रिक्वेस्ट. आरबीआई क्या करती है? ये क्वालिटेटिव मेजर है, इसको हम क्वांटिटी में मेजर नहीं करते, क्वालिटेटिव है. ये एक क्वालिटेटिव मेजर है मॉरल सुएशन, जिसमें आरबीआई एक रिक्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को दैट डोंट गिव लोन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर वो चाहते हैं कि लोगों के हाथ में डिमांड फॉर मनी कम हो, ठीक है, एंड मनी सप्लाई कम होनी चाहिए, लाइक दिस केस. इस केस में आरबीआई जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कमर्शियल बैंक्स को दैट डोंट गिव लोन्स, या फिर लोन्स का रेट ज्यादा कर दो, बहुत हाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि लोग लोन ले ही ना. एंड अगर वो लोन्स नहीं लेंगे, दैट मीन्स उनकी डिमांड नहीं होगी ज्यादा क्योंकि उनके हाथ में मनी नहीं है. तो ये जस्ट एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट होती है, इसमें कोई एक्शन नहीं लेता आरबीआई, बट दिस इज जस्ट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट. तो ये हमारी क्वालिटेटिव मेजर होती है. राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है एक बाउंड्री सेट कर देते हैं, जैसे ये है बाउंड्री, यहाँ ये इनिशियल पॉइंट था क्रेडिट देने का, और ये एक फाइनल पॉइंट है. नाउ आरबीआई हैज सेट दिस बाउंड्री कि इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं देना लोगों को,
जैसे ही हम वन, फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने 1 करोड़ कर दिया, ठीक है, कि 1 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट लोगों को नहीं देना, राशनिंग का मतलब मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, राइट, अबव विच द कमर्शियल बैंक इज नॉट अलाउड टू गो। तो 1 करोड़ तक का मैंने कर दिया, तो ये एक जस्ट एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, तो ये क्वालिटेटिव मेजर है। सो ए एंड बी इज माई करेक्ट आंसर। द टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनिटरी अथॉरिटी, इसको हम हाई पार्ड मनी बोलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रॉड नहीं आएगा, नैरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम, ये तो है नॉर्मल मनी सप्लाई की बात हो रही थी। हाई पार्ड मनी में क्या होता है, द मनी दैट इज देयर with the commercial banks, with government हो गया, आरबीआई, with all the authorities, टोटल जो इनकी सारी अथॉरिटीज के पास जो लाइबिलिटी है मनी की, जो इन्हें रिटर्न करनी है सबको, पब्लिक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, उन्हें हम बोलते हैं हाई पार्ड मनी। सो इसकी एक बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन यही है कि टोटल लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी मैंने आपको बता दिया, बर्डन। फॉर एग्जाम्पल जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट्स रखते हैं कुछ पोर्शन, तो वो पोर्शन भी इनका लाइबिलिटी है, दैट मींस दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हाई पार्ट मनी। हाई पार्ट मनी का ही पोर्शन है वो, जो उन्हें रिटर्न करना है लोगों को। विच फंक्शन कंसिडर्स द वैल्यू ऑफ मनी इन 1 यूनिट? ओके, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि मनी का कौन सा फंक्शन है जो कि इसकी वैल्यू को एक ही यूनिट में कंसिडर करता है, वो है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि हम इसकी वैल्यू को एक ही यूनिट में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रुपीज एक कांस्टेंट इसका प्रोपोर्शन है जिसके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। नाउ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मनी को हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कंसिडर करते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ परचेज करा तो मैं मनी पे करता हूँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि अगर मैं कोई सामान परचेज कर रही हूँ तो उसका मीडियम है, मुझे कैसे मिला, मनी के थ्रू मिला। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी में कुछ चीजें काफी ज्यादा वैल्यू स्टोर भी होती है, लाइक अगर मैं इस मनी को सेव करके रख लूं अपने पास, तो ये मनी स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाएगी, इस मनी के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है, जब भी मैं इस मनी को स्पेंड करूंगी तो मुझे कुछ डेफिनेटली मिलेगा, राइट, सो दिस इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। एक्चुअली बार्टर सिस्टम की क्या डिसएडवांटेज थी कि अगर मेरे पास राइस है और उसके पास क्लोथ्स है, तो अगर इफ आई एम गिविंग माई राइस टू हिम एंड आई एम टेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम हिम, तो ये चीजें एक ही टाइम पे होनी चाहिए, ये फ्यूचर में नहीं हो सकती, राइट, ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। बट मनी का एक बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे फ्यूचर ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल है, आज अगर मैंने कोई चीज परचेज कर ली तो उसकी पेमेंट मैं बाद में दे सकती हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट मैंने बता दिया, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, दिस इज आल्सो क्वालिटेटिव। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि हमने कितनी मनी दी और उसकी वैल्यू हमें कितनी पड़ी। सो दिस इज व्हाट इज मार्जिन, कि हम बैंक ने अपना कितना मार्जिन रखा है, लाइक अगर बैंक ने कोई मनी दी है पब्लिक को तो उन्हें कितना पे, मतलब उन्हें कितने का पड़ रही है वो ट्रांजेक्शन, एंड उन्हें कितना मिल रहा है उसके अगेंस्ट, तो मार्जिन मतलब प्रॉफिट जो देखते हैं वो। एंड वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, ये तो हमारा सीआरआर ही है, दिस इज ऑल्सो दी क्वांटिटेटिव है। सो यहाँ पे है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। बाकी की जो तीनों है हमारी वो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को करने के इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेगुलेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रेगुलेशन का मतलब वो सिंपली कह रहे हैं कि कंज्यूमर को क्रेडिट कम देना है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसके थ्रू कम देना है, कैसे कम देना है वो हमें पता चलेगा इन अदर 3 अदर ऑप्शंस, राइट। तो इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स पता चल रहे हैं, ये जस्ट एक हेडिंग है कि हमें रेगुलेट करना है, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। व्हाट नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स इन हाई पावर्ड मनी? ओके, सो हाई पार्ट मनी में मैंने आपको बताया कि सारी चीजें आ जाती हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के पास जो मनी है, गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास,
सर्कुलेशन विद द पब्लिक. पब्लिक इज ऑल्सो अ वेरी बिग अथॉरिटी, क्योंकि एक्चुअल में पब्लिक इज वेरी लार्ज इन नंबर. तो ये सारी चीजें हाई पार्ट मनी में आती हैं. डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बता दिया पहले कि कॉमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं जो आरबीआई अपने पास रखता है वो भी इनकी लाइबिलिटी है, इसीलिए ये हाई पार्ट मनी है. एंड करेंसी नोट्स जो सर्कुलेशन में है, पूरी इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन चल रहा है मनी का, वो भी हाई पार्ट मनी है. करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक, जो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, अपने लाइक सेव करके रखे हैं अपने घरों में, ठीक है. सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज हाई पार्ट मनी. अगर वो उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन दैट इज अ पार्ट ऑफ हाई पार्ट मनी. When the RBI reduces the SLR by 50 basic points हम इसका एक यूनिट मानते हैं कि जैसे अगर ये 4% है या 18% है, तो अगर 50 basic points मतलब 0.5, right? Which one of the following is likely to happen? SLR रिड्यूस कर दिया हमने. SLR अगर हमने रिड्यूस कर दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? एसएलआर का मतलब है जो मनी वो अपने पास रखते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, मतलब अब वो अपने पास कम मनी रखेंगे. इसका मतलब मोर लोन्स. अगर मैं अपने पास कोई रिजर्व नहीं रख रही हूँ, मैं कोई सेविंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं मनी दे सकती हूँ इधर उधर. सो लोन्स यहाँ पे ज्यादा हो गए. इसका मतलब यहाँ पे डिमांड और लोन ज्यादा कब होंगे? जब ये इंटरेस्ट को कम करेंगे. जब ये इंटरेस्ट को कम करेंगे, जैसे ही इंटरेस्ट कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग लोन्स में इंटरेस्ट उन्होंने बहुत कम कर दिया, 0.05 कर दिया, देन एवरीवन विल प्रेफर टेकिंग अ लोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेस. तो इस केस में क्या होगा? लोन्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी. सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स. लेंडिंग रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पे वो लेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, बोरो कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, बोरो करवा रहे हैं लोगों से, सो उस रेट को हम बोलते हैं लेंडिंग रेट. तो यहाँ पे अगर एसएलआर रिड्यूस होगा तो कमर्शियल बैंक्स अपने लेंडिंग रेट्स को भी कम कर देंगे. लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. इंडिया का जीडीपी इंक्रीज होगा. दिस इज नॉट वेरी श्योर कि यहाँ पे इंक्रीज ही होगा. इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम. नो, लिक्विडिटी यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. हाँ, ये है कि एसएलआर रिड्यूस होने से उनका रिजर्व कम हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम, पूरे बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी कम हो जाएगी. Foreign institutional investors may buy more capital into our country. This is also not sure. यहाँ पे बात हम सिर्फ करेंगे रेट्स की, बिकॉज एसएलआर एक रेट है, तो उसके कम होने से बाकी रेट्स पे क्या इफेक्ट होगा हम इस पे ध्यान देंगे. एंड वो रेट कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड है, और कोई भी बैंक यहाँ पे नहीं आ सकते, बिकॉज इसका डायरेक्ट लिंक कॉमर्शियल बैंक से होगा. फॉलोइंग इज आइटम टेकन इन बैलेंस शीट एज एन एसेट. मैंने आपको भी बताया हम एसेट और लाइबिलिटी कैसे देखते हैं बैंक्स की. लोन टू कमर्शियल बैंक्स. अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को कोई लोन दिया है, अगर मैंने अपने किसी फ्रेंड को लोन दिया है, दैट मीन्स वो पर्सन मुझे रिटर्न करेगा लोन आफ्टर सम टाइम, तो वो मेरा एसेट है, ठीक है. आई एम वेरी सेटिस्फाइड क्योंकि मुझे तो पैसे मिलेंगे थोड़े टाइम बाद, तो ये तो एसेट है. आगे भी देख लेते हैं. करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. अब जो करेंसी पब्लिक हेल्ड कर रही है, जो पब्लिक के पास है, दैट इज नॉट एन एसेट, क्योंकि वो तो पब्लिक के हैंड्स में है, ठीक है, उसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है. वॉल्ट कैश. वॉल्ट कैश मतलब वही डे टू डे ऑपरेशंस वाला कैश. ये उनका काइंड ऑफ एक जस्ट रिजर्व कैश है. वो भी अगर एसेट हो है ये, तो ये कॉमर्शियल बैंक्स का है. इसको हम मोस्टली एसेट कंसिडर नहीं करते, बट यस, इफ डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम इसको एसेट कंसिडर कर सकते हैं, बट ये कॉमर्शियल बैंक्स का है, आरबीआई का नहीं है. Deposits of commercial banks with RBI, treasury deposits of government of India. अब अगर यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स ने अपनी कुछ मनी आरबीआई को डिपॉजिट करी है, तो ये जो डिपॉजिट है ये आरबीआई की लाइबिलिटी है, बिकॉज दिस मनी आरबीआई हैज टू रिटर्न इन सम टाइम. तो ये तो लाइबिलिटी हो गई, ठीक है. ट्रेजरी डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ ट्रेजरी डिपॉजिट्स करे हैं गवर्नमेंट आरबीआई के पास, तो ये भी लाइबिलिटी है, बिकॉज ये भी उन्हें रिटर्न करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल लुक एट ईच एंड एवरी ऑप्शन. Which of the following measures would result in an increase in the money supply?
increase in the money supply in the economy. Now I have told you the concept of government securities, कैसे हम सेल और बाय करते हैं. अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी, ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारी सेल हो रही हैं, तो उससे क्या होगा फिर. सेल सेल का मतलब है मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक को दे रही हूँ, दैट मीन्स मेरे पास कैश आएगा, मनी सप्लाई कम होने वाली है इस चीज से, रिड्यूस. ठीक है. अब आते हैं परचेज पे. परचेज के केस में क्या होगा, अगर मैं परचेज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आरबीआई इज परचेजिंग द सिक्योरिटीज फ्रॉम द पीपल, मेरे हैंड में सिक्योरिटी आएगी एंड पब्लिक के हैंड में क्या आ जाएगा, कैश, मनी. उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. सो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर. ठीक है. मनी सप्लाई इंक्रीज कब होगी, जब हम परचेज करेंगे, जब आरबीआई परचेज करेगी सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक, बिकॉज पब्लिक विल गेट कैश इन रिटर्न, दे विल गेट मनी फ्रॉम आरबीआई इन रिटर्न. डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक, अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज का कोई लिंक नहीं है, दिस इज नॉट लिंक टू दिस क्वेश्चन. इंक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट का क्या मतलब होता है, एंड बैंक रेट क्या होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक. रेपो रेट होता है द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक गिव लोन टू द at which the central bank give loans to the commercial bank. सेंट्रल जब कॉमर्शियल को लोन्स देते हैं तो उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं. अगर सेंट्रल बैंक्स ने इस रेट को इंक्रीज कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि अब कॉमर्शियल बैंक्स को लोन काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, एंड अगर उन्हें एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो वो आगे पब्लिक को भी एक्सपेंसिव वे में देंगे. ठीक है. तो इस केस में तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज तो हो ही नहीं रही, राइट. सो दिस इज हाउ वन थिंग इज रिलेटेड टू अनदर. एंड बैंक रेट क्या होता है वो भी बता देती हूँ. बैंक रेट में होता है जिस रेट पे नॉर्मल पब्लिक को लोन्स मिल रहे हैं थ्रू कमर्शियल बैंक. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी लोन चाहिए रिलेटेड टू एजुकेशन और एनीथिंग, तो एजुकेशन लोन में अगर आप लोन लेने गए हो बैंक के पास, ठीक है, और कमर्शियल बैंक आपको जिस भी रेट पे, फॉर एग्जांपल 6% पे लोन दे रहे हैं, तो वो 6% बैंक रेट है. और कमर्शियल बैंक जब खुद आरबीआई से लोन लेने जाएंगे तो जिस रेट पे उन्हें लोन मिलेगा उसको बोलते हैं रेपो रेट. ठीक है. सेल होने पे तो मनी सप्लाई कम हो रही है, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया. ठीक है. परचेज होने पे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी. सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर ए. मीरा वेंट टू द नियर बाय बैंक इन हर लोकेलिटी. मीरा एक बैंक में गई एंड उसने लोन मांगा 50 लाख का. ठीक है. फॉर परचेज ऑफ हाउस. 50 लाख ये हाउसिंग लोन हो गया काइंड ऑफ. ठीक है. परचेज करना है. Before giving loan to Mira, bank wanted to know the credit worthiness. Now this is something you already know. Bank कभी भी आपको फ्री में लोन नहीं देते. They ask you for some security, for some credit worthiness. ये उन्हें कोई प्रूफ चाहिए होता है कि आप उनका लोन टाइमली रिटर्न करोगे. ठीक है. क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि आप इतने वर्दी हो, आप डिजर्व करते हो इस लोन को या नहीं, तो आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा. So they ask her what she has in dash to ensure security of the bank. जब भी हम बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखते हैं उसे हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी. मॉर्टगेज करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी. सो फॉर एग्जांपल इस लोन के लिए अगर मैंने अपने बिजनेस के पेपर्स एज सिक्योरिटी बैंक के पास रख दिए एंड इन रिटर्न मैंने उनसे लोन ले लिया, उसे मैं कोलेटरल सिक्योरिटी बोलूंगी, राइट. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. By advising the government from time to time. अब सेंट्रल बैंक के जो हमने इतने सारे फंक्शंस डिस्कस किए थे पहले, ठीक है, क्या था, इशुइंग अथॉरिटी है, करेंसी इशुइंग अथॉरिटी, देन बैंकर्स बैंक भी है, अदर फंक्शंस में फॉरेन वाले फंक्शंस भी आ जाते हैं, फॉरेन मार्केट में डील करने वाले, एजेंट, एडवाइजर, ये सब होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट को अगर कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो सेंट्रल बैंक उन्हें टाइमली एडवाइस करता है. ये क्या फंक्शन है उनका, एन एजेंट. एक्चुअली द वर्क ऑफ एन एजेंट इज व्हाट, एक एजेंट का काम होता है उनकी बिहाफ पे कोई भी ट्रांजेक्शन्स भी करना, ठीक है, एंड उन्हें टाइमली एडवाइस भी करना. ये सारे एजेंसी फंक्शंस में आ जाते हैं. एक्चुअली एजेंट की जगह यहाँ पे एजेंसी फंक्शंस भी हो सकता है. एजेंसी फंक्शंस में बहुत टाइप के फंक्शंस आते हैं, ठीक है.
उनके बिहाफ पे कुछ करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजेंसी फंक्शंस, और उन्हें टाइमली एडवाइस भी करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शन का ही ये फर्दर टाइप्स है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सकता है। नो, क्योंकि यहाँ पे कोई उसका फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होता है? एक जनरल पर्सन जो जनरली सबको फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस कर रहा है। बट यहाँ पर आरबीआई अगर गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक इश्यूज में हेल्प कर रहा है या फिर एडवाइस कर रहा है तो वो उसके एजेंसी फंक्शन का काम है, एंड दैट इज व्हाई आरबीआई विल बी नोन एज एन एजेंट हियर। ठीक है, बैंकर यहाँ पे नहीं है बिकॉज बैंकर के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बैंकर के साथ हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, डिपॉजिट हो गया, लोन्स, इंटरेस्ट, ठीक है, सो वो सब चीजें बैंकर में आती हैं। यहाँ पे सिर्फ एडवाइस की बात होती है, सो वी विल नॉट राइट बैंकर हियर। नाउ वी हैव एन असर्शन रीजन क्वेश्चन। नाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन को हम आंसर कैसे करते हैं? आप यहाँ पे बिकॉज लगा के देख सकते हो, क्योंकि रीजन का मतलब क्या होता है? उसका रीजन समझा रहा है वो, ठीक है, उसके पीछे का जो रीजन है वो पता चलेगा मुझे इससे। तो यहाँ पे असर्शन के साथ मैं रीजन को कंबाइन कैसे करूंगी? तो बिकॉज चेक कर लेते हैं, बिकॉज के साथ ये कंबाइन हो रहा है। आरबीआई इज नोन एज द इशुइंग अथॉरिटी बिकॉज इट हैज द मोनोपोली पावर ऑफ इशुइंग करेंसी। तो ठीक है, एकदम करेक्ट है, बिकॉज ये कंप्लीटली सूट हो रहा है। वो असर्शन में बोल रहे हैं कि इशुइंग अथॉरिटी बोलते हैं आरबीआई को, एंड रीजन में बोल रहे हैं कि मोनोपोली पावर है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल, ये पावर और किसी के पास नहीं है। मोनोपोली कब होता है? मोनोपोली मार्केट लाइक वी हैव स्टडीड, जिसमें सिर्फ वन सेलर होता है। इसमें भी ये सिर्फ एक ही अथॉरिटी है पूरे इंडिया में जो कि इशू करती है नोट्स। तो यहाँ पे मोनोपोली पावर है, इसलिए हम इसको इशुइंग अथॉरिटी बोलते हैं, राइट? सो ए इज द करेक्ट आंसर। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो कॉन्स्टिट्यूट, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो में क्या क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है इट कंटेन्स व्हाट ऑल अदर रेशियोज। अब मैं एक और चीज यहाँ पे बताने लगी हूँ। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो है सीआरआर, एक है एसएलआर, ठीक है। हम रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को सीआरआर भी बोल सकते हैं, हम इन दोनों का क्लब करके प्लस भी कर सकते हैं कि दोनों को मिला के, तो इसमें सीआरआर और एसएलआर आते हैं। दोनों रिजर्व वाली रेशियोज है ना, ठीक है, जिसमें हम कुछ रिजर्व रखते हैं, या तो अपने पास रखते हैं या फिर आरबीआई के पास रखते हैं। बात यहाँ पे रिजर्व की हो रही है, तो रिजर्व की बात है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रिजर्व डिपॉजिट रेशियोज। ए एंड सी इज माय करेक्ट आंसर। मनी हेल्ड बाय पब्लिक का कोई यहाँ पे रूल नहीं है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज समथिंग एल्स। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या थी? लेट्स रिवाइज वंस अगेन। क्या था कि जो मनी पब्लिक हेल्ड करती है अपने पास अपॉन द मनी दैट इज हेल्ड इन द बैंक डिपॉजिट्स, राइट? ओके, so now we have the last question. Deficit financing is a function of dash. Deficit financing का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी करेंसी ज्यादा प्रिंट करते रहेगी आरबीआई, उतनी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है। कैसे? बिकॉज अगर प्रिंटिंग ज्यादा हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, वो प्रिंट करी जा रहे हैं नोट्स को, तो क्या हो रहा है? प्रिंटिंग इंक्रीज हो गई, उससे क्या होगा? फिर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, मनी ज्यादा आ गई ना इकोनॉमी में, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, उससे क्या होगा? फिर डिमांड विल इंक्रीज। मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया मतलब लोगों के पास बहुत मनी आने लग जाएगी, अब वो धीरे धीरे डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। सप्लाई तो उतनी थी कांस्टेंट, अब डिमांड मोर देन सप्लाई हो गया, which will ultimately lead to inflation. So this is the whole concept कि क्यों प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हम प्रेफर ज्यादा नहीं करते, क्यों आरबीआई ये प्रेफर नहीं करते कि जब भी उनके पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो तो वो प्रिंट करते रहे, बिकॉज प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हैज अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग सिर्फ एंड सिर्फ सोल फंक्शन है आरबीआई का, ठीक है। नो अदर बैंक और गवर्नमेंट डज दिस फंक्शन, ये सिर्फ आरबीआई का फंक्शन है। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। So this was all from this topic. I'll see you again in the next video.